प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का यानी फिजिक्स, यानी साइंस चल रहा है, साइंस में भी फिजिक्स चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन। इनका 3 क्लास, इसे 3 कह सकते हैं, हाँ 3, 4 यानी ये 5वां क्लास होने जा रहा है। ये कौन सा क्लास है हम बात करेंगे तो ये कौन सा क्लास है, तीसरा, अच्छा चौथा भी हो चुका है ना, चौथा रात में 3, हाँ पिछले क्लास में हमने ये जो है ये चौथा क्लास होगा। ये कौन सा क्लास होगा, ये चौथा क्लास, चौथा या तो 5वां होगा, लग तो रहा है आप चौथा या तो 5वां क्लास आज होने जा रहा है। थोड़ा सा यदि देखने का प्रयास करूँगा तो मतलब 2 क्लास पीछे, 2, 1, 3, 4, ये 5वां क्लास है। ये 5वां क्लास होने जा रहा है फिजिक्स का। कौन सा, ये 5वां क्लास होने जा रहा है। चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का परावर्तन की ये जो है चैप्टर नंबर 1 जो है ना, प्रकाश का परावर्तन, ये कौन सा क्लास होने जा रहा है, यह 5वां क्लास है। हम बात करेंगे किसका, तो 5वां क्लास ये होने जा रहा है आज। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी जो है ना इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, इनके तैयारी में कुछ भी बाधा है, यहाँ से इस प्लेटफार्म के माध्यम से PDF नोट्स फ्री, सब चीज़ मिलता है फ्री। अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुट जाने का प्रयास करिएगा। आप कहिएगा सर जी मैं कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, तो सबसे पहले फिजिक्स का प्लेलिस्ट में जाइएगा इस चैनल पे, तो आपको ऊपर में एक फिजिक्स का मतलब दिखाई पड़ेगा, उस पर आपने क्लिक करके पहला वीडियो खोल के देखिएगा। सारा चीज़ वहाँ पे यानी बता दिया गया है कि PDF कैसे मिलेगा, ग्रुप में कैसे जुड़ना है, क्या चीज़ कैसे करेगा, क्लास किस टाइप से चलेगा। यानी कुछ दिनों से ये क्लास जो है बंद हुआ था बीच में, जिसके कुछ कारण था। अब जो ये क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए, अपने माता पिता की मतलब आज्ञा का पालन करने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग डेली, यानी ये यदि डेली लगातार किसी काम को करते हैं ना, तो आपके क्या होते हैं, ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा मिलेंगे। ये नहीं कि आज क्लास किए कल नहीं करेंगे, बिल्कुल डेली करना है। डेली आपको पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाना, मन लगा कर यानी पढ़ाई करना है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशन, नहीं कहते कि हर दिन यानी पहले यानी मोटिवेट हो जाते हो, तो सबसे पहले मैं उसी लाइन को बोलूँगा ताकि आपको मतलब पढ़ाई में मन लगे। चलिए सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में कहाँ तक मैंने आपको करवा देता हूँ, उससे आगे आज करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने करवा दिया था आपको, ये सब चीज़ें पढ़वा दिया था बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से, बिल्कुल ये सब चीज़ें जो है मैंने बिल्कुल आपको अच्छे वेग ये सब भी करवा दिए थे। ये हो गया था, बिल्कुल हो चुका है, ये भी हो चुका है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक माना जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा थोड़ा सा लगता है यहीं से हम तो नहीं पढ़ाए थे आप लोग को। हाँ यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में मैंने करवा दिए थे, यहाँ तक मैंने आपको विशेष जानकारी दिए थे आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। आज क्या होगा, इससे आगे का मंदिर, इससे आगे मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताए थे कुछ मैंने लाइनें बोलूँगा। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ जो कि एक बेहतरीन तरीक़ा से, बिल्कुल इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते तो अच्छा होता, और बड़ा करना पड़ेगा क्या। अब यहाँ देखिए इस लाइन को जरा सा समझने का प्रयास किया। मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरा मंजिल चलकर नहीं आएगी। कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं, करा मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरी मंजिल चलकर नहीं आएगी। मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरी मंजिल जो है ना चलकर नहीं आएगी, मुझे दौड़कर जाना होगा। यदि मंजिल के पास आपको जाना है, नहीं कि मंजिल को आपके पास आना है। इसीलिए जब आप लोग मंजिल पे और जाएंगे ना तो आपको दौड़ना पड़ेगा, रेस लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया इस लाइन में, मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरी मंजिल चलकर नहीं आएगी। मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरी मंजिल जो है चलकर नहीं आएगी, मुझे दौड़ कर जाना होगा। मुझे क्या करके जाना होगा, दौड़ कर जाना होगा। चलिए सबसे पहले मैंने ये लाइनें आपको समझा दिया। अब यहाँ से क्लास स्टार्ट हो जाती है एक बेहतरीन तरीक़ा से, जो कि आपको जो है
किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं होगी समझने में। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। देखिए करा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उत्तल दर्पण का बात कर रहा है। सबसे पहले मैं उत्तल दर्पण का क्या करता हूँ, चित्र बना देता हूँ आपके सामने में। बेहतरीन तरीका से मैं चित्र बनाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि उत्तल दर्पण मतलब चित्र बना दिया कर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है। देखिए उत्तल दर्पण में सब चीज आएगा, इधर से प्रकाश भी आएगा, लेकिन ये फोकस और जो बनेगा ये उस साइड बनेगा। यहाँ पे पी है ना, दाहिना साइड ही बनेगा, मतलब इस साइड बनेगा। तो इसीलिए हमेशा इस साइड बनेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, यानी इधर चीज़ प्लस में होता है, ये चीज़ क्या होता है, प्लस में होता है। अच्छा ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव इस साइड होता है, प्लस नहीं होगा नेगेटिव, और ये होता है प्लस में। उत्तल दर्पण का ये प्लस होता है। चिन्ह कैसा होता है, तो प्लस होता है। क्या होगा, प्लस होगा। इस बात को आप समझ पाए ना। देखिए थ्योरी ये नहीं हुआ कि क्वेश्चन का आंसर को रपट्टा मार दे, बिल्कुल नहीं। हर एक चीज़ों को आपको समझ के चलना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएंगे आगे चल करके। मैं यहाँ पर देखिएगा, ये नहीं ना कि क्लास 10 आपको सिर्फ पास करना, आगे भी पढ़ना है ना, अच्छी तरीक़ा से जॉब लेना है ना, कुछ करना है ना, करके दिखाना है ना। तो इसीलिए आप लोग क्या करिएगा, मतलब समझ कर चलिए सभी चीज़ों को। करा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब यहाँ पे देखिए इस बात को समझिए, धनात्मक का अर्थ होता है प्लस का चिन्ह होता है। क्या होता है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, एक बात सुनिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। सबसे बड़ी ये बात मैंने समझा दिया था आप लोग को। अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम। दोनों दर्पण का नाम क्या है, फिर से सुनिएगा इसको। अवतल दर्पण का हम बात करेंगे ना, अवतल दर्पण का ये जो है इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और उसके बाद में उत्तल का बात आप जब करिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। तो अपसारी दर्पण इसको बोलते हैं उत्तल को, अवतल को अभिसारी बोलते हैं। तो इसीलिए कहा गया इसमें कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखो कोई न कोई घर में आपका उपनाम रख देते होंगे, इसलिए भी इसका दूसरा नाम है। मान लो क्लासरूम में आपको किसी और नाम से जानते होंगे, घर में कोई और नाम से जानते होंगे आप सभी को। तो क्या करिएगा आप लोग, मतलब आपका उपनाम यानी रख दिया जाता है। कुछ न कुछ आप में गुण के कारण जो होते कुछ न कुछ या कमी होता है या कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आप जानते हैं, उसके कारण आपका उपनाम रख दिया जाता है। अब यहाँ इसका भी उपनाम रख दिया गया है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रधान अक्ष से समांतर न आती है प्रकाश की किरणें, और परावर्तन के बाद जो है, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर यानी फोकस पर मिलती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण करते। क्योंकि इसका जो होता है अवतल दर्पण में जो आता प्रकाश की किरणें जो आती है वह फिर परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जितना भी मतलब किरण आएगी, प्रकाश आएगा ना, वो फोकस से होकर, परावर्तन के बाद फोकस से होकर ही गुजरेगा। यानी फोकस पे सारा क्या होगा, जमा हो जाएगा एक बिंदु पर। इसीलिए इस दर्पण को क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहेंगे। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहेंगे। तो चलिए अगला स्टेप पे यहाँ पे देखिएगा, जैसे भी इस क्वेश्चन पर जाकर गोल दर्पण में चिन्ह निर्धारित कहाँ से किया जाता है। ध्यान से सुनिए, कारण गोल दर्पण में चिन्ह निर्धारण कहाँ से किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। कारण गोल दर्पण में चिन्ह निर्धारण कहाँ से किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। कारण ध्रुव से गोल दर्पण में चिन्ह निर्धारण कहाँ से किया जाता है, ध्रुव यानी पी से चिन्ह निर्धारण किया जाता है। गोल दर्पण में यानी कोई भी गोल दर्पण है ना, पी तो बीच में रहता है, पी तो दर्पण का बीच में होता है, इसी से निर्धारण किया जाता है चिन्ह का, यानी पी से। इससे आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या, आगे तो भाई होता है इस तरफ क्या होता है माइनस हो जाएगा और इस साइड प्लस हो जाएगा। अवतल दर्पण, यहाँ देखिए कर अवतल और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी का चिन्ह कैसा होता है। कर अवतल और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी का चिन्ह, कर वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है। वस्तु की दूरी क्या मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है।
आप कहिएगा क्यों? देखिए वस्तु को हमेशा दूर रखा जाएगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा, तो इसलिए जो है इस दर्पण में तो बायां साइड रखा जाता है, उसमें भी ऊपर रखा जाता है। जैसे मान मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा इरेज करके मैं बता रहा हूँ इसको साफ करके, बहुत ही बेहतर। मैथ में एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में आप लोग ये पढ़े होंगे, इस लाइनिंग को आपने निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़े होंगे ना, तो नहीं कहते मतलब ये सब प्लस में होता है, ये भी प्लस में, और इधर का भाग ये क्या होता है माइनस वाला होता है, ये भाग माइनस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है ना, और ये भी माइनस वाला होता है, ये भी माइनस वाला होता है, मतलब माइनस माइनस ये वाला नीचे वाला ये क्या होते हैं भाग माइनस का होता है, और ऊपर वाला ये होते प्लस का होता है। तो चलिए इसलिए कर वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है ऋणात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। अब यहाँ देखिए गोल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। कह रहा है कि गोल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाने का प्रयास करिएगा इसको। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का संबंध एफ, थोड़ा सा यहाँ छूट गया है, कह रहा है गोल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है, एफ बराबर r/2 होता है, यानी फोकस दूरी और वक्रता ना, यहाँ देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है, एफ बराबर r/2। यहाँ पे छूट गया, लिख लीजिएगा r/2 होगा, एफ बराबर r/2। कह रहा यदि किसी दर्पण की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। कह रहा यदि किसी दर्पण की त्रिज्या 40 है, आर का मान कितना है, आर का मान लो क्या है 40 दिया गया है, तो एफ निकालना कह रहा है ना, फोकस दूरी का ना, एफ बराबर r/2, यानी आर का मान 40 दिया गया, 40/2 काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर क्या होगा फोकस हो जाएगा, कितना होगा 20 सेंटीमीटर फोकस होगा। ये हालांकि नॉमरिकल है, नॉमरिकल वाला भाग को मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत या नई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आप समझ लीजिए बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखिए करा उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी, देखिए इससे पहले जो देखे थे वो अवतल दर्पण देखे थे, क्या देखे थे अवतल देखे थे ना। अब ये बात करेंगे उत्तल दर्पण को अवसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल को क्या कहते हैं अभिसारी कहते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा के लिए, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछे जाता है, इसलिए इसको VVI लगा लीजिए इस क्वेश्चन को अभी, और तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। मत कहिएगा 2-4 महीना बचेगा तो एग्जाम की तैयारी नहीं, शुरुआत से करिए तैयारी। शुरुआत से करते हैं ना तैयारी तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से फायदा मिलेगा। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ऐसे चलती है मानो वे किसी एक बिंदु फोकस से अपसरित हो रही है, मतलब दूर दूर फैल रहे। अपसरित का अर्थ क्या होता है दूर दूर फैल रहे। अवतल दर्पण का मतलब, उत्तल दर्पण क्या होता है किरण तो आती है लेकिन जैसे ही परावर्तन के बाद क्या होता है यानी वो फैलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है फैलता हुआ यानी प्रतीत होता है, अपसरित हो रही हो, इसलिए इसे वो अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं अपसारी दर्पण कहा जाता है। बिल्कुल ये लाइनिंग आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा समझने का प्रयास करिए। कह रहा गोल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के नियम। क्या कह रहा है कि गोल दर्पण, ध्यान सुनिए, गोल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के नियम। कह रहा है किरण आरेख के नियम को आपको जानना जरूरी है कि गोल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख जो है के नियम कैसा होता है। यहाँ पे देखिएगा गोल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए 4 प्रमुख नियम होते हैं। कितने होते हैं 4 प्रमुख नियम होते हैं। गोल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए 4 प्रमुख नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं ध्यान से सुनिएगा। कर प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है, यानी परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद क्या होती है फोकस से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें, एक आता है प्रधान अक्ष के समांतर किरणें, दूसरा आता है वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ऐसे ये वक्रता केंद्र हुआ ना, इससे भी होकर जो प्रधान अक्ष से समांतर ये हो गया, यानी बाद उसी मार्ग से लौट जाते, मतलब परावर्तन। देखिए आपसे पूछेगा मतलब ऐसा ये जो है ना, जैसे यहाँ से प्रकाश गया इसी से होकर लौटेगा ना,
फोकस होकर यानी गया और उसी जिस माध्यम से जिस रास्ते से होकर गया उसी रास्ते से लौट गया, उसी के क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण। वक्रता केंद्र से जो भी किरण आती है वह जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से ही लौट जाती है, उसी रास्ते से क्या होती है, लौट जाती है। अब यानी कि फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण फोकस से आती है वो क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्रुव देखिए, ध्रुव से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद आपतन कोण के बराबर परावर्तित होती है। ध्रुव से जो किरण आता है आपतन कोण के बराबर परावर्तित होती है, यानी परावर्तन के बाद आपतन कोण के बराबर परावर्तित कोण होता है। यहाँ पर होता परावर्तित कोण होते हैं। अब यहाँ देखिए विशेष बात को समझिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका ये क्वेश्चन VVI लगा लीजिएगा, जितना इसमें स्टार लगाइएगा उतना ही कम पड़ जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बच्चे जो है इस क्वेश्चन को करते भी है, तो इसलिए आप लोग भी याद कर लीजिए इन सभी को, ताकि परीक्षा में आप यदि इस क्वेश्चन आए तो ज़रूर इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रयास नहीं करना, दे ही दीजिएगा आप लोग, हमें आशा है, उम्मीद है आप सभी से। करा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, देखिए ध्यान से, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है, मतलब जिसकी परावर्तक सतह हमने क्या बोला, अंदर की ओर होती है, यानी उत्तल दर्पण। और करें जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है, इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, इसका अंदर की ओर होता है और इसका होता है बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है इसका। याद कीजिए, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, हमने बोले थे अवतल दर्पण हमेशा सब चीज वस्तु को छोड़ करके बाद में ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी देखिए इसको क्या होता है, धनात्मक होती है, यानी प्लस होता है, इसका माइनस होता है। यहाँ देखिएगा, करा इसमें बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है। कह रहा है अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है ना वह बड़ा और छोटा जो हो सकता है, और हमेशा छोटा होता है। अवतल दर्पण, अवतल में जो अवतल है, उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है, अभी इसका मैं कोड बता दूंगा, किसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, ताकि आपको समझने में किसी पर, ये प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है, ये छोटा और बड़ा प्रतिबिंब दोनों आता है। प्रतिबिंब सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक होता है, और उत्तल में क्या होता है, सीधा और काल्पनिक। इसमें उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। चलिए इसका कोड जान लीजिए, कोड क्या होते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके कोड आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसका कोड और इसका जान लीजिए, ट्रिक देख लीजिए, हम कहेंगे इसको ट्रिक। यान देखिए, ट्रिक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ जाएंगे। ये क्या है, अवतल देख लेते, अवतल है, और उसके बाद में उत्तल देखिए, उत्तल देख लीजिए। देखिए इसमें कई गो अक्षर, 1 2 3 गो अक्षर इसमें है, इसमें कई गो है, 1 2 3 4 है, तो 4 है इसमें। ये जो है मतलब देखो, ये जो है ये बड़ा है ना, ये बड़ा प्रतिबिंब यानी बनाएगा, तो ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये छोटा और ये बड़ा, ये छोटा और बड़ा दोनों बनाता है, ये जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है केवल। अगला नंबर अब स्टेप देखिए, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि प्रत्येक ही दर्पण में मतलब लगा कर किसमें बात करेंगे हम। यहाँ देखिएगा, करा जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, ये बात किसका हो रहा है भाई, किसका हो रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दर्पण ये कौन सा है, दर्पण जो है ये अवतल दर्पण का, ये बात हमेशा, ये कौन सा दर्पण का हो रहा है, तो अवतल दर्पण का होगा। ये बात अवतल दर्पण है, ये दर्पण को आप पहचान गए, अवतल दर्पण है। और यहाँ पे ये किरण आई है, फोकस होकर जमा हो गए। ये चित्र आपको बेहतरीन तरीका से यानी समझ पा रहे होंगे आप। थोड़ा सा देख लेते इसका किरण आरेख। किरण आरेख को क्या खत्म कर दे कि बेहतरीन तरीका से एक अगले वीडियो में इसको फ्रेश करके लाए, तो लाते हैं अगले वीडियो में इसको फ्रेश करके। तो तब तक आप लोग क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा। इसको जो है ना अगले क्लास में मैं करवाऊंगा यहाँ से। और किरण आरेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव में, ताकि आप फंसें, एक बेहतरीन तरीका से इस क्लास को मैं करवा दूंगा। तो यह किरण आरेख का, उसके बाद आ जाएगा दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए, F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए। इन सभी को मैं बेहतरीन तरीका से अलग अलग वीडियो में आप करूँगा। अब यह चैप्टर का बहुत चीज़ें खत्म हो चुका है, अब रह गया केवल सिद्ध करने वाले, और कुछ भी यानी
सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगी तो वह भी मैं करवा दूंगा। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को में बने रहने का प्रयास करिए और क्लास को शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।